आपने ये समझ लिया कि किरचॉफ का रूल कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट की वैल्यू बराबर होगी जाने वाली करंट की। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहता है कि किसी भी लूप में सिग्मा ई की वैल्यू सिग्मा आई आर के बराबर होगी। सिग्मा ई दैट इज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ बराबर होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रफुल्ल गुप्ता और आप देख रहे हैं पीजी टॉक। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरा यह दावा है कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो या ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना सीख जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करिए और इतना शेयर करिए कि भारत का हर एक बच्चा केसीएल और केवीएल से रूबरू हो जाए। केसीएल और केवीएल पर बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस को वो आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले समझेंगे कि केसीएल है क्या। दरअसल केसीएल एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स ने दो नियम बताए थे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ्स ने दो नियम बताए थे। पहले नियम को हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं और दूसरे नियम को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम केसीएल कहते हैं, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरे वाले नियम को हम केवीएल कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि सर्किट के किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर दो या दो से अधिक चीज आकर के मिलती हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में एक जंक्शन है। जंक्शन पर दो तीन तार आ रहे हैं और कुछ तार जंक्शन से जा रहे हैं, कुछ तार जंक्शन पर आ रहे हैं। तो मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट P एंड दिस पॉइंट P इज द जंक्शन। और इस जंक्शन पर मान लेते हैं कि एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ऐसे, एक तार ऐसे और एक तार ऐसे। मतलब दो तार इस जंक्शन पर आ रहे हैं और दो तार एक जंक्शन से दूर जा रहे हैं। पहले वाले तार में मान लेते हैं करंट बह रही है I1, दूसरे में I2, तीसरे वाले तार में I3, इसमें I4 और इसमें I5। तो आप देख रहे हैं कि इस जंक्शन पर कितनी करंट आ रही है। कौन कौन सी करंट आ रही है? करंट आ रही है I1, I2 और I3। और इस जंक्शन से करंट कितनी जा रही है? I4 जा रही है और I5 जा रही है। तो किरचॉफ्स करंट रूल ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट, टोटल करंट बराबर होगी जाने वाले करंट की। आने वाली टोटल करंट बराबर होगी जाने वाले टोटल करंट की। दैट इज आने वाली करंट क्या है? I1, टोटल करंट आने वाली कितनी है? I1 प्लस I2 प्लस I3। आने वाली करंट बराबर होगी जाने वाले करंट की। और जाने वाली करंट कौन कौन सी है? I4 और I5। किरचॉफ का नियम यही कहता है कि जंक्शन के किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट की वैल्यू बराबर होती है जाने वाले करंट की। अगर आप इसको इस तरफ लेके आए तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। That is sigma I is equal to 0. According to KCL, according to Kirchhoff's current law, the algebraic sum of the currents at any junction of the circuit is always equal to 0. यानी कि जंक्शन पर जितनी करंट आएगी, जंक्शन से उतनी ही करंट दूर जाएगी। देखिए, ये पॉइंट P था। इस पॉइंट पर तीन तार आ रहे थे। एक तार में I1, एक तार में I2, I3 करंट थी। दो तार बाहर जा रहे थे।
एक तार में I4, एक तार में I5 करंट थी। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट की वैल्यू बराबर होती है जाने वाले करंट की। तो आइए इसको अगर हम लिख सकते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, दिस लॉ दैट इज इट states that the algebraic sum of the currents, algebraic sum of the currents at any junction in an electrical circuit, is always 0। यानी कि सर्किट जंक्शन पर करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। एकदम आसान लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और द सम ऑफ incoming currents, the sum of incoming currents at any junction is equal to the sum of outgoing currents, is equal to the sum of outgoing currents। तो यही केसीएल है। केसीएल क्या है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट की वैल्यू बराबर होगी जाने वाली करंट की। इसकी कुछ मेन बात है। पहली बात कि यह नियम बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो दिस लॉ इज बेस्ड on the law of conservation of charge। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर यह नियम बेस्ड है एंड रिवील्स, और हमें यहां से यह पता चलता है, रिवील्स दैट द चार्ज कैन नॉट accumulate at any junction of the electrical circuit, सर्किट के किसी भी जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता। तो आपने ये समझ लिया कि किरचॉफ्स का रूल कहता है कि किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट की वैल्यू बराबर होगी जाने वाली करंट की। एक एग्जांपल देखें, मान लेते हैं कि यहां से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, ये जंक्शन P है, यहां पर 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहां से 3 एम्पियर की करंट आ रही है, लेकिन जा रही है यहां से 3 एम्पियर की करंट। तो बताइए यहां से कितने एम्पियर की करंट जाएगी? तो टोटल इस पॉइंट पर कितनी एम्पियर की करंट आ रही थी? 2 + 2 4 एंड 3 7। गई कितनी? 3। तो अब बाकी और कितनी जाएगी? 4 एम्पियर की करंट यहां से चली जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। अब हम समझेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए समझते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ का सेकंड नियम है। किरचॉफ्स के सेकंड नियम को हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। इन शॉर्ट हम लोग केवीएल भी कहते हैं, और हम लोग इसको लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। लूप क्या होता है? लूप किसी भी सर्किट के अंदर जो क्लोज्ड सर्किट होती है, इसको हम लूप कहते हैं। जैसे ये एक क्लोज्ड सर्किट है, ये जो मैंने बनाया है ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट है।
अब इसके अंदर भी दो क्लोज सर्किट है, जैसे ये फुल क्लोज सर्किट है, इसके अंदर एक क्लोज सर्किट ऊपर है, एक क्लोज सर्किट नीचे है। तो क्लोज्ड सर्किट को हम बोलते हैं लूप। क्लोज्ड सर्किट को हम कहते हैं लूप, और इसी लूप के बेसिस पर किरचॉफ ने नियम बताया, जिसको हम लोग केवीएल नाम देते हैं। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका है समझने का, पहला स्टेटमेंट है इस नियम का कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। यानी कि किसी भी लूप में जो पोटेंशियल में चेंजेस होगा उसका अगर हम एल्जेब्रिक सम ले लें तो वो जीरो के बराबर होता है। यानी कि पोटेंशियल्स में जो चेंजेस होंगे उनका एल्जेब्रिक सम जीरो के बराबर होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। सिग्मा क्या है? एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल इज जीरो। दूसरा तरीका बहुत आसान तरीका है और इसी के बेसिस पर हम सवाल भी लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या कहता है? सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर, दैट इज किसी भी क्लोज्ड लूप में सिग्मा ई की वैल्यू बराबर होती है सिग्मा आई आर की। सिग्मा ई क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स। सिग्मा आई आर क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो दूसरा स्टेटमेंट, इसी नियम का दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, ये भी से दोनों चीज सेम है, दोनों नियम से, दोनों स्टेटमेंट एक ही नियम में है। इसी नियम के दो स्टेटमेंट है, चाहे आप ऐसे समझिए चाहे आप ऐसे समझिए, दोनों बात एक ही है। सवाल लगाने में दोनों आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, इससे भी सवाल आपके सॉल्व हो सकते हैं, इससे भी सवाल आपके सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका मेरे हिसाब से है सवाल को लगाने का वो ये है। तो आप इस स्टेटमेंट से, इस वाले नियम से अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इन एनी क्लोज लूप। जैसे ये एक क्लोज लूप है, ऊपर एक क्लोज सर्किट है, ये एक लूप है, तो इसमें सिग्मा ई की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा आई आर के बराबर होगी। तो इसके बेसिस पर अभी हम लोग सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिग्मा ई कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, और सिग्मा आई आर की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा साइन कन्वेंशन देखेंगे। साइन कन्वेंशन का मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि बैटरी है, ऐसे बैटरी लगी है, तो बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है, छोटी प्लेट निगेटिव होती है। मान लेते हैं इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है? ई। और आपके ऑब्जर्वेशन करने की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। यानी कि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करते टाइम सबसे पहले क्या पड़ा? पॉजिटिव प्लेट पड़ा। यानी कि ऑब्जर्वेशन आप किधर कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन आप जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो जब आप इस तरफ चलना चालू किए तो आपको सबसे पहले कौन सी प्लेट मिली? पॉजिटिव प्लेट मिली। यानी कि ऑब्जर्वेशन करते समय अगर सबसे पहले पॉजिटिव प्लेट मिल रही है बैटरी की, उस समय हम ईएमएफ को, बैटरी की ईएमएफ को हम निगेटिव मिलेंगे। तो यानी कि ई विल बी टेकन एज निगेटिव, VE विल बी टेकन एज निगेटिव। हम इस कंडीशन में ईएमएफ को निगेटिव में लिखेंगे। और अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि ये बैटरी का निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, हमारी ऑब्जर्वेशन लेफ्ट टू राइट है। ऑब्जर्व करते समय सबसे पहले कौन सी प्लेट पड़ी? निगेटिव प्लेट पड़ी। यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्वेशन आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे, तो जैसे ही आप इस डायरेक्शन से लेफ्ट से राइट आ रहे थे तो आपको सबसे पहले बैटरी की निगेटिव प्लेट दिखाई पड़ी, बैटरी की निगेटिव प्लेट मिली। इस कंडीशन में हम ईएमएफ को पॉजिटिव में लेते हैं। यानी कि इन दिस कंडीशन E will be taken as positive। E को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। फिर दूसरा हम देखें I और R को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, I और R की वैल्यू हम कैसे
फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस है, आई वैल्यू इधर है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और आपके ऑब्जर्वेशन करने की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है। करंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट, ऑब्जर्वेशन करने की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट। देन इन दिस कंडीशन I into R will be taken as positive। I और R को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और मान लेते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस है R और करंट की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, आपके ऑब्जर्वेशन करने की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। यानी कि करंट की डायरेक्शन और ऑब्जर्वेशन करने की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम इस कंडीशन में आई आर के प्रोडक्ट को निगेटिव में लिखते हैं। यहां पर जो आई आर होगा, देन आई आर विल बी टेकन एज निगेटिव, टेकन एज निगेटिव। यानी कि करंट की डायरेक्शन के अलोंग हमारी ऑब्जर्वेशन है तो अब हम प्लस आई आर लिखेंगे। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन है तब हम माइनस आई आर लिखेंगे। ईएमएफ में आइए, ऑब्जर्वेशन करते समय अगर हमें बैटरी की पॉजिटिव प्लेट सबसे पहले मिली तब इस कंडीशन में हम ईएमएफ को निगेटिव में लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन करते समय अगर हमें बैटरी की निगेटिव प्लेट पहले मिलती है तो हम ईएमएफ को पॉजिटिव में लिखते हैं। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है? किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहता है कि किसी भी लूप में सिग्मा ई की वैल्यू सिग्मा आई आर के बराबर होगी। सिग्मा ई दैट इज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ बराबर होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के। ये बहुत ही आसान नियम है, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस नियम पर बेस्ड कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कितने इनोवेटिव और कितने आराम से हम चीजों को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसका आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केवीएल और केसीएल पर बेस्ड है। क्वेश्चन में एक पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सर्किट में कितनी बैटरी लगी है। तो बैटरी यहाँ पर 12 वोल्ट की लगी हुई है और यहाँ पर 6 वोल्ट की लगी है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी। मान लेते हैं यहाँ से करंट निकल रही है I1, ये करंट यहाँ आएगी और ये करंट यहाँ आएगी, I1 करंट यहाँ आएगी। इस बैटरी से मान लेते हैं करंट निकल रही है I2, तो यहाँ पर ये I2 आएगी और ये I1 और I2 यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर टोटल करंट मिलेगी I2 प्लस I1, दैट इज यहाँ पर करंट की वैल्यू जो होगी वो होगी I1 प्लस I2। क्लियर? ये करंट की वैल्यू यहाँ इस आर्म पर कितनी होगी, I1 प्लस I2। 12 वोल्ट से कितनी निकली I1, 6 वोल्ट से कितनी निकली I2, दोनों यहाँ आकर के मिक्स हो गई। यहाँ पर इस आर्म पर कितनी बह रही है I1 प्लस I2। यहाँ पर आएगी करंट, I1 करंट इधर चली जाएगी और I2 करंट इधर चली जाएगी। अब क्या करना है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जिस भी शेप का क्लोज लूप है, क्लोज सर्किट जिस भी शेप की है वही शेप अंदर बना दो। शेप मतलब आकार, जो भी आकार है आपके क्लोज लूप का वही आकार अंदर बना लीजिए। तो ये कैसा आकार है, रेक्टेंगल टाइप है। तो हमने यहाँ पर एक अंदर हमने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। इसी तरह से ये भी एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लीजिए। क्लियर? दो आपने रेक्टेंगल बना लिया। अब चाहे आप क्लॉकवाइज लीजिए डायरेक्शन, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, लेकिन जो भी लीजिएगा वो दोनों लूप में सेम डायरेक्शन हो। अगर आप इसमें क्लॉक ले रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज लीजिए, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। तो हम लोग पहले क्लॉकवाइज लेते हैं, तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे एरो के द्वारा हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, I1 और I2 को बताया कि करंट कैसे कैसे निकल रही है, किस तरह से जा रही है सर्किट में। फिर हमने जिस आकार का
जिस शेप का लूप था वही शेप हमने अंदर बनाया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब पहली बात, इसको हमने लूप नंबर 1 कह दिया, इसको हमने लूप नंबर 2 कह दिया। ठीक है, किरचॉफ का केवीएल लगाओ, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाइए। तो आप यहां पर अप्लाई करिए, अप्लाइंग केवीएल, केवीएल को अप्लाई करो। तो पहले लूप में केवीएल को अप्लाई करो, ठीक। तो केवीएल कहता क्या है, केवीएल कहता है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर इन एनी क्लोज्ड लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप, किसी भी क्लोज्ड लूप में सिग्मा ई की वैल्यू सिग्मा आई आर के बराबर होती है। क्लियर। तो हम पहले वाले लूप में केवीएल लगाएंगे। तो फॉर लूप फर्स्ट लूप के लिए, तो पहले लूप में लगाइए। तो शुरू करते हैं बैटरी से। तो आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ, देखिए ये जो आपका रास्ता है ऑब्जर्वेशन करने का, ऐसे जाकर के फिर ऊपर जा रहे हैं। तो आप जब ऊपर जा रहे हैं तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है। यहां देखिए, आप जब ऊपर जाएंगे तो निगेटिव टर्मिनल पहले मिलेगा। तो यहां पर पहले लूप में जब आपने सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर आपने लिखा, आपने यहाँ पे क्या लगाया, पहले लूप में आपने लगाया केवीएल। अब सिग्मा ई की जगह क्या लिखेंगे, जो कुछ भी बैटरी पहले लूप में लगी हुई है सारी बैटरी के ईएमएफ को लिख दीजिए। और किस तरीके से लिखिए, जो अभी तरीका बताया गया था उस तरीके से लिखिएगा। तो यहाँ पहले वाले लूप में एक ही बैटरी है और ऊपर जाने पर निगेटिव साइन पड़ रहा है, इसलिए इस बैटरी के ईएमएफ को हम पॉजिटिव में लिखेंगे। तो सिग्मा ई की वैल्यू की जगह हम क्या लिख दिए, वैल्यू लिख दिए। क्लियर। अब आई आर की वैल्यू को पुट करिए। अब देखिए, अब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, करंट भी कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। आपकी डायरेक्शन भी ऊपर, करंट की डायरेक्शन भी ऊपर, दोनों डायरेक्शन सेम है। तो आई आर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, I1 इंटू 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू I1। क्या कहीं और रेजिस्टेंस है इस लूप पे, हाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं और करंट भी नीचे की तरफ आ रही है। करंट कितनी आ रही है, I1 प्लस I2 आ रही है। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम I और R का प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, पहली बात कि आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव। रेजिस्टेंस है 2 और करंट की टोटल वैल्यू है I1 प्लस I2। तो पहले लूप में एक बैटरी थी, यहां हमने बैटरी की वैल्यू लिख दी। 2 रेजिस्टेंस थे, पहले रेजिस्टेंस में I से गुणा किया, यहाँ लिख दिया। दूसरे रेजिस्टेंस में करंट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। बस हमारा सॉल्व हो गया। मतलब पहला लूप की बात हमने कर ली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 12, 5I1 और 2I1 मिलकर के बन गया 7I1 प्लस 2I2। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड लूप में चलिए। फॉर सेकंड लूप में क्या होगा, फॉर सेकंड लूप में कितनी बैटरी लगी है, एक बैटरी लगी है। अब देखिए, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला आपको। ऊपर से नीचे आने पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, इसलिए हम इसके ईएमएफ को निगेटिव में लिखेंगे। तो सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर लगाएंगे और सिग्मा ई की जगह, चूंकि इस लूप में केवल एक ही बैटरी है, तो हम यहां पर सिंपली -6 लिख देंगे। अब इसके बाद दिस इज इक्वल टू, देखिए अब आगे यहाँ आइए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ गए ऊपर। हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है। हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, दोनों अपोजिट चीज है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम निगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जर्व करने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2I1 प्लस I2, ये हो गया। और आगे आइए, देखिए और कहाँ मिला रेजिस्टेंस आपको, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है।
अब देखिए करंट की वैल्यू ऊपर जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। आप नीचे जा रहे हो, करंट ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट हो गई। तो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम यहाँ निगेटिव में लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3i2 माइनस 3i2। इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा -6 इज इक्वल टू -2i1 -2i1 और -5i2। माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा 6 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 5i2। दिस इज द अनदर इक्वेशन। तो आप यहां पर ये ध्यान दिए होंगे कि दो लूप है, दो लूप बना था, तो दो इक्वेशंस भी हमारी बनी और दो वेरिएबल भी हमारे निकले, जिसमें एक वेरिएबल है i1 और दूसरा वेरिएबल है i2। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, आपको i1 और i2 की वैल्यू पता चल जाएगी। दैट इज 12 इज इक्वल टू 7i1 प्लस 2i2 और 6 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 5i2। सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करके बताइए जरा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर हम यहां लिख सकते हैं, या तो एक काम करिए आप जो है आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक वेरिएबल कट जाएगा और एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये था इक्वेशन नंबर 1 और ये था इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 60 इज इक्वल टू 35i1 प्लस 10i2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 12 इज इक्वल टू 4i1 2 से किए प्लस 10i2। अब इक्वेशन नंबर 3 को 4 से हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 48 इज इक्वल टू 31i1 प्लस, ये देखिए यहां पर आपने माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिल गया i1 इज इक्वल टू 48/31। i1 की आपको वैल्यू पता चलेगी। अब इसी i1 की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन पे पुट कर देंगे, आपको i2 की वैल्यू पता चल जाएगी। i2 की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, 12 इज इक्वल टू 7 इंटू i1 की वैल्यू कितनी है 48/31 प्लस 2i2। इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेके जाएंगे तो 12 माइनस 7 8 जा 56 का 5 कैरी 5 6 कैरी 5 7 4 जा 28 और 5 33 अपॉन 31 दैट इज इक्वल टू 2i2। इसको सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा 12 इंटू 31 माइनस 336 अपॉन 31 इंटू 2 बराबर i2। i2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, i2 की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 12 और 31 को, 1 2 जा 2 1 1 जा 1 1 2 दिस एंड 3 मिलेगा 2 7 3 3, ये आपको मिलेगा 3 7 2 माइनस 3 3 6 अपॉन 31 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू i2 के। ये हो जाएगा 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा 31 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू i2 के। तो आपको i2 की वैल्यू मिल जाएगी 18/31। दिस इज द वैल्यू ऑफ i2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ i1। नोट कर लीजिए इसको। तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, i2 की वैल्यू कितनी होगी 18/31 एम्पियर, और i1 की वैल्यू कितनी होगी 48/31 एम्पियर। आई होप आपको यह सवाल आप सीख गए होंगे।